हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है ना, ये आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। आज की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 प्लस साथ में जो विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री की रहने वाली है और हिस्ट्री तो है, दोनों ही एग्जाम में ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में हिस्ट्री के। दिल्ली पुलिस में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे और बात करें एसएससी जीडी की तो उसमें भी आपके 2 से 3 प्रश्न हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी की सभी प्रश्न आपके टीसीएस के बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से ऐड किए हैं। टेस्ट लगाने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे नए भी देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न पुराने देखने को मिलेंगे। सभी को टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्नों की टोटल संख्या कितनी है, 30 है। टारगेट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं भाई 25 क्वेश्चन राइट करने का। अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है तो क्या पता आप इन 30 में से सिर्फ और सिर्फ 20 या फिर उससे कम क्वेश्चन भी कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज डैश था? सरसों, बाजरा, कपास, जौ। इसका आंसर करिएगा। यह प्रश्न आसान है। मानव ने किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। हमने पूछा है क्या? अनाज। तो आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं जो, उनका राइट आंसर है। जो के साथ साथ गेहूं भी इसके बाद जो है प्रयोग हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप डैश से प्राप्त हुए हैं? लोथल, बनावली, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? सिंधु घाटी सभ्यता। इतना ध्यान रखिएगा कि एसएससी का टीसीएस का नया ट्रेंड है पिछले 2-3 साल में। यहां से हर एग्जाम में क्या, हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बनवाली से। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के हिसार में स्थित है बनावली। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? इनमें से कौन सी नदी है वर्तमान में जिसको वैदिक काल में पुरुषनी नदी कहते थे? आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर देंगे? ठीक है, ये नदियों वाला टॉपिक आप चाहे जियोग्राफी से लगा लीजिए, हिस्ट्री से लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ही रहता है हमेशा। सभी प्रश्न आपको टेस्ट लगाने में मजा आएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और लेटेस्ट पूछे गए हैं टीसीएस के एग्जाम्स में। आंसर करिए जी जल्दी से। देखो ध्यान से भाई, अगर आप सभी ने रावी आंसर दिया है ना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से जानते थे। अब शतुद्री भी ध्यान रखिएगा। शतुद्री नदी का नया नाम क्या है? जो आधुनिक नाम है सतलुज नदी है। क्या है? सतलुज नदी है। आपसे पूछेगा सतलुज नदी का वैदिक काल में क्या नाम था? तो शतुद्री नदी। अब ये गंडक और सदी नारा समझ रहे हैं आप? देखो सदा नीरा जो नदी है, इसका जो अब वर्तमान में आधुनिक नाम है वो गंडक नदी है। क्या है? गंडक नदी है। यानी कि गंडक नदी को पहले सदा नीरा के नाम से जानते थे वैदिक काल में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर के कुंडल वन में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, साबकामीर, वसुमित्र या फिर कनिष्क। जल्दी से आंसर करिए। इस प्रश्न का क्या आंसर करेंगे? देखो मैंने आपको एक चीज बताई है, आर, वी, पी और के, रवि पी के, है ना। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली कहां पे हुई है? तो पहली हुई है कहां पे? राजगृह में। ठीक है जी। दूसरी हुई है कहां पर? तो वैशाली में, वी से वैशाली। तीसरी कहां पे हो जाएगी? आपकी पाटलिपुत्रा में हो जाएगी। और चौथी जो है ये हुई है कुंडल वन में, जो आपसे पूछा है, कुंडल वन। अब एक चीज आपको यहां पे और क्लियर होनी चाहिए, किसके शासनकाल में हुई है? शासनकाल, ठीक है ना। और किसने अध्यक्षता की है? ये दोनों प्रश्न अलग अलग होते हैं सर। आप लोग मिक्सअप कर देते हो, जो कि गलत बात है।
ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो महाकश्यप ने की है। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है सर, छोटा छोटा लिखूंगा। और शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ऐसे याद रखनी है, समझ रहे हो चीजों को। वैशाली में जो हुई है वो साब कामिर के अध्यक्षता किसने की है? साब कामिर ने की है। ठीक है, शासनकाल किसका था? कालाशोक। ऐसे आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई है और अध्यक्षता की थी मोगली मत्स्यु है पूरा नाम, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। ऐसे ही जो कुंडलवन वाला है उसके शासनकाल है कनिष्क का और अध्यक्षता किसने की है? वसुमित्र ने की है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी की वसुमित्र, या फिर आपसे अश्वघोष आ जाएगा तो अश्वघोष आंसर भी कर दीजिएगा। अश्वघोष या कनिष्क ने इसकी अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? देखो, प्रश्नों को पढ़ना अलग चीज है, डिटेल से पढ़ना अलग चीज है। जिस प्रश्न में मुझे लगेगा डिटेल थोड़ी बतानी चाहिए, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन बी सातवाहन वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर करिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? और देखिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को। सभी प्रश्नों का कलेक्शन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लगाते रहिए। 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे हिस्ट्री से डायरेक्ट। यहां पर जो भी बिंबिसार को आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। अब बिंबिसार क्या है? बिंबिसार जो है ये किसका संस्थापक है? मगध वंश का संस्थापक है ना, यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक है? तो हर्यक वंश का संस्थापक है। और बिंबिसार की अगर पूछेगा राजधानी क्या थी, तो राजधानी जो है वो राजगृह थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, गिरिव्रज भी बोल देते हैं इसे। अगला प्रश्न 7 नंबर, एहोल डैश वंश की राजधानी था। ये अच्छा प्रश्न है, आंसर करिएगा जल्दी से। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज बन जाती है, एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? जल्दी आंसर दीजिए। देखो, एहोल जो है यह चालुक्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है, चालुक्य वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख इनसे संबंधित है। अब एहोल अभिलेख में क्या है? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। ठीक है ना, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विनर हो गया था। एहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। इतनी चीजें ध्यान रहेंगी सर आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली क्या कहलाती है? द्रविड़, शिकार, नागर या फिर वेसर शैली? ये प्रश्न क्या है? देखो, उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो किस शैली के द्वारा बनाए जाते हैं, और दक्षिण भारत में जो मंदिरों की शैली है वो किस प्रकार की है? ये 2 प्रश्न बनते हैं सर एग्जाम में। ठीक है ना। जो हमारे उत्तर भारत में मंदिर हैं ये बनते हैं नागर शैली के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और जो द्रविड़ शैली है, ये दक्षिण भारत में जो मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर मंदिर एकदम पिरामिड टाइप का बना होता है, बहुत लंबा सा, ये द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं जो दक्षिण भारत के मंदिर है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, वेसर शैली क्या होती है? वेसर शैली जो है यह आपकी द्रविड़ प्लस नागर शैली का मिश्रण है। द्रविड़ और नागर शैली के जो मिश्रण है वह वेसर शैली होती है। अब आपको पता है आजकल हमारे उत्तर भारत में भी द्रविड़ शैली के मंदिर बन रहे हैं। ठीक है ना, वह द्रविड़ शैली ना होकर वेसर शैली है जो दोनों ही शैलियों का मिश्रण है सर।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सैयद वंश के ठीक पश्चात दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया था? गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश। आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देंगे इसका? अच्छा प्रश्न है, क्या आंसर दोगे? देखो, सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत के ना सारे वंश पता होने चाहिए। पहली चीज देखो, मैं पहले बात करूंगा सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था। सबसे पहले किया था दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन। रुक क्यों रहा है? गुलाम वंश ने पहले नंबर पे शासन किया था, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे था खिलजी वंश थे। तीसरे नंबर पे था तुगलक वंश, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बता रहा हूं। तीसरे नंबर पे था आपका तुगलक वंश, ठीक है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे था आपका सैयद वंश। ये मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश। और लास्ट में यानी कि जो पांचवें नंबर पे वंश है वो है आपका लोदी वंश। लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए हैं, ये आपके सामने है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। सैयद वंश के ठीक बाद किसने शासन किया है? तो किसने किया है? लोदी वंश ने किया है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को इनके संस्थापक तो मालूम है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक आपको पता होना चाहिए, जलालुद्दीन खिलजी है। इसके अलावा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान और लोदी वंश का संस्थापक क्या है? बहलोल लोदी है, ठीक है ना। अब लोदी वंश जब खत्म हो गया था, लोदी वंश का अंतिम शासक पूछ लेगा आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। 1526 में सभी को पता है ना, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और लोदी वंश का अंत होने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। 10वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, अच्छा प्रश्न है, कृपया आंसर करिएगा। जस्ट ए मिनट, सही चल रहा है, ओके, करिए भाई आंसर। देखो यहां पे तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? सबसे पहला ही प्रश्न ये है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की है तो इसी ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब एक प्रश्न ना जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आपसे पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से स्थानांतरित करके अपनी राजधानी कहां बनाई? दिल्ली से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? ठीक है ना, ये तुगलक में आप लोग कंफ्यूज होते हो। अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? तो ये की थी इन्होंने दौलताबाद। अब कैसे याद रखोगे भाई, है ना। यहां पर तो तुगलकाबाद है, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। देखो मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता है, इसको पागल शासक कहा जाता था। अब ये पागल था इसलिए भाई पैसों के पीछे भाग रहा था। ये पैसों मतलब दौलत के पीछे भाग रहा था। इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। सर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 1983 में हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? यह भी अच्छा है और यह भी इंपॉर्टेंट है। आंसर करिएगा। इसमें मुझे पता है 50% के आंसर कुछ और आएंगे और 50% के आंसर कुछ और आएंगे। देखो सर ये क्या है, जो आगरा का लाल किला है, 2 प्रश्न बनेंगे। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका अकबर। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। ये अपोजिट है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी सोचो कि भाई शाहजहां ने तो भाई आगरा में ताजमहल बनवाया था तो आगरा में ही सारी चीजें बनवाई होंगी, ऐसा नहीं है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुक्तेश्वर मंदिर डैश में स्थित शिवजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर था? केरल, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है सर। आंसर पे चलें। यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? देखो, ये प्रश्न तो आसान है, आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा भी होगा। यहां पे हो जाएगा आपका राजतरंगिणी, ऑप्शन सी राइट है। राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हण ने की है। ठीक है। मेघदूत और ऋतु संहार की रचना किसने की है? तो महाकवि कालिदास ने की है। पद्मावत की रचना की है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर एक अधिनियम पास किया गया, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट है? तो ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है सर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। 1764 में आरंभ हुए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। देखो भाई, इसके लिए थोड़ा सा डीप चलेंगे, ठीक है ना। 1764 में आरंभ हुए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। आपको कैसे करना है, देखो सर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है अंग्रेजों, ठीक है ना, ब्रिटिश। अंग्रेज की तरफ से कौन था? कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो वर्सेस, कैप्टन मुनरो के साथ साथ वर्सेस में कौन थे? इसके अपोजिट कौन थे? बंगाल का नवाब, ठीक है, प्लस अवध का नवाब। अवध का नवाब प्लस मुगल शासक। कैप्टन मुनरो और इनके बीच में हुआ था, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आपसे पूछा है दिल्ली का शासक कौन था, यानी कि मुगल वंश की बात कर रहा है, तो शाह आलम द्वितीय थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। अब अगर आपसे पूछ लेगा मीर कासिम कौन थे, तो मीर कासिम जो थे वो बंगाल का नवाब था इस समय। सुजाउदौला कौन था? अवध का नवाब, ये भी ध्यान रखिएगा, अवध का नवाब। अलग अलग पूछेगा तो भाई कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है ना। पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था, तो सुजाउदौला। बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम। और मुगल शासक या फिर दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो शाह आलम द्वितीय। इतनी बातें क्लियर हैं, सभी को याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर दे दीजिए। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था कौन था? कैप्टन मुनरो, कैप्टन हॉकिंस, सर आयरकूट या फिर जेम्स प्रथम? इसका आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिएगा सर, जल्दी से आंसर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिएगा, पोर्टो नोवा का युद्ध जो है ये 1781 में हुआ था। पहला प्रश्न आपका ये बनेगा। दूसरा पूछ सकता है किस नदी पर हुआ है? किस नदी पर हुआ है? तो कोलेरून नदी पर हुआ है, कोलेरून नदी पर। थोड़ा सा डीपली प्रश्न अगर ऐसा आएगा तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। सर आयरकूट ने हैदर अली को हराया था, हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है सर। सभी ने क्या ऑप्शन सी को दिया है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू किया गया? अगर ये क्लास में लाइव लेना स्टार्ट कर दूं ना
आप लोग बोलते हो कि दिल्ली पुलिस की लाइव लो, तो क्लास ये काफी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके कमेंट भी पढ़ने पड़ते हैं सर, है ना। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेता हूं, और दिल्ली पुलिस की तो भैया रिकॉर्डेड ही चलेगी। एसएससी जीडी की लाइव चलेगी। एसएससी जीडी की रात को 9 बजे चलती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। कल नहीं हुई थी, आज रात को 9 बजे एसएससी जीडी की क्लास करेंगे, है ना। रात को 9 बजे किसकी? एसएससी जीडी की। देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया? 1856 में। पहला प्रश्न है ये, ठीक है ना। किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो ये लाया गया था कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन डी करेक्ट है। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय भी वायसराय थे, पता होना चाहिए जी। 1856 और 57 बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं। कार्नावालिस स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे 1793 में, है ना। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन, और डलहौजी तो भाई 1853-54 जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तब। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव। और देखो भाई, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था भारत के नृत्य, ठीक है ना। इसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस के लिए टॉपिक करवाया है आपका स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। और आज ये हो रही है आपकी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, हिस्ट्री। अब क्या है, इन तीनों के पीडीएफ अभी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड नहीं किए हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे सर्च करते हैं शुभमी क्लासेस। इन 3 क्लासेस का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड नहीं किया है, ठीक है। आज दोपहर या शाम तक इन तीनों क्लासेस का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। जितनी भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये तो बेसिक सा प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम्स में आया है, दुनिया भर के एग्जाम्स में। आंसर क्या करेंगे? देखो, यहां पे जो भी आंसर दे रहे हैं जेबी कृपलानी, उनका आंसर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है सर। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके सामने। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? कलिंग का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये सम्राट अशोक का सबसे अंतिम युद्ध भी था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध। जिस भाई ने ऑप्शन ए को दिया है उसका राइट है, ठीक है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में, अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच में। प्लासी का युद्ध ऑलवेज 1757, सभी को पता है। बक्सर का युद्ध हमने अभी डिस्कस किया है डिटेल से, 1764 में हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 में। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? कितने महाजनपद हैं टोटल? टोटल आपको पता है ना, 16 महाजनपद हैं। महाजनपद कितने हैं? 16 महाजनपद हैं। अब इस महाजनपद में एक की राजधानी पूछा है, जो गांधार महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आपको 16 की 16 की राजधानी पता होनी चाहिए। जैसे एक महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। ऐसे ही महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी है राजगृह, ठीक है। ऐसे आपको सारे पता होने चाहिए। गांधार जो आपका महाजनपद है उसकी राजधानी है तक्षशिला। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। आपको आज ही ये काम करना है, लिखने हैं गूगल पर 16 महाजनपद, या फिर आप बुक्स में देख लीजिएगा और आप आराम से याद कर लीजिएगा। 22 नंबर देखिएगा। 1857 के विद्रोह में मौलवी लियाकत अली ने कहां से नेतृत्व किया था? क्या आंसर देंगे? जल्दी आंसर दीजिएगा। 1857 की क्रांति जो है मेरठ में स्टार्ट हुई थी, बैरकपुर से। मंगल पांडे ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको जो है काटने से इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्रांति जो है लगभग पूरे भारत में फैल गई थी। आपसे पूछा है यह क्रांति जो लियाकत अली हैं इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था इलाहाबाद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर। 1839 में किसने कोलकाता में
तत्वबोधनी सभा का गठन किया था? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर दीजिएगा। देखो, जीके को आप जितना पढ़ोगे, जितना समय दोगे, उतना ही ये आपको याद रह पाएगी। आप जीके से 1-1.5 महीना दूर हो जाओ, आपकी अच्छी अच्छी जो एकदम कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी है ना, वो भी लुप्त हो जाएंगी। इसको याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि पढ़ो और रिवीजन करो। रिवीजन ही सिर्फ, देखो, रिवीजन करोगे तो जीके याद रहेगा, और प्लस इसके साथ साथ अगर आप क्विजिस लगाते हो, ठीक है, क्विजिस यानी कि छोटे छोटे अगर आप टेस्ट लगाते हो, और उस टेस्ट में मान लीजिए ये वाला प्रश्न आ गया और ये वाला प्रश्न आपसे सपोज करिए गलत हो गया, तो आपको बात पता तो लग जाएगा ना इसका राइट आंसर क्या है। इसका फायदा ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस ही नहीं है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। छोड़ने के बाद तो बात ही खत्म है, ठीक है ना। तो रिवीजन के साथ साथ छोटी छोटी क्विजिस लगाया करो। जैसे ये हमारी जो क्लास है ये एक तरह से क्विज ही है, 30-30 प्रश्नों की टेस्ट लगते हैं, तो ये आपकी क्विज है। लगाने से आपका बहुत बेनिफिट होता है। बाकी आपके पास बुक्स होंगी ही, आपने अगर पेड कोर्स लिया होगा तो अलग बात है, आप तैयारी कर ही रहे होंगे। यहां पर आपका मतलब यह है कि आप टेस्ट लगाइए, अपनी तैयारी को जांचिए किस लेवल पर तैयारी है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अब क्लास को खत्म करेंगे भाई, काफी टाइम हो गया है। मुस्लिम लीग द्वारा डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। 3 प्रश्न बनेंगे यहां से। पहला है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। एक और पूछ सकता है आपसे कि जो मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना, क्या है ये, मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस कब मनाया? ठीक है, एक प्रश्न ये है। और एक और क्या प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब रखी थी? एक अलग पाकिस्तान की मांग कब रखी? इन तीनों का आंसर कर दीजिए साहब। ये तीनों अच्छे प्रश्न हैं और तीनों की तीनों जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर मत बोलिएगा कि बताया नहीं सर ने। देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है यह 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा मुक्ति दिवस कब मनाया है, तो यह मनाया है भाई साहब 22 दिसंबर 1939। ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब रखी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है ना, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी गई। ये चीजें याद रहेंगी आपको। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की साइमन कमीशन के खिलाफ शांति प्रदर्शन करते हुए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? हम बात करेंगे किसकी, तो साइमन कमीशन की। इससे सिर्फ 2 प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हैं। एक साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई है, और दूसरा जो है ये साइमन कमीशन भारत कब आया है, भारत कब आया। देखो स्थापना हुई है 1927 में, भारत आया था 1928 में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। अध्यक्षता नहीं मतलब इसके विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने, और उन्हीं की मृत्यु जो है इस आंदोलन के विरुद्ध हो गई थी। 26 नंबर है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुई थी? आंसर करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1919। जिस भाई ने ऑप्शन बी को दिया है राइट है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? अब यह प्रश्न कुछ के लिए नया हो सकता है सर, ठीक है ना। किस वर्ष 1 वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। देखो
इन दोनों के समय वाइसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये सब हुआ है। 1930 में कौन थे भाई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन थे? और 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1930 का थोड़ा माइंड से ध्यान से उतर गया है, कमेंट कर देना भाई क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? आंसर करिए इसका जल्दी से। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे? सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी से 4 से 5 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गांधी युग से प्रश्न बनते हैं। 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? जल्दी से इसका आंसर करिएगा और एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो आपको कैसा लगा है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं। आपने इन 30 में कितने राइट किए हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। सूरत बंदरगाह, ऑप्शन डी राइट आंसर है सर आपका। सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल का मक्का भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, और जाना नहीं है किसी को। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा आज, होमवर्क लेकर जाइएगा और लास्ट में आंसर करिएगा होमवर्क का आंसर क्या है। 12 मासा की रचना किसने की? पहले इसका आंसर दे दो। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना उसी ने की है जिसने पद्मावत की रचना की है। अब पद्मावत की रचना मैंने आज बताया है इसी वीडियो में और पहले भी बताया है। किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, और 12 मासा की रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ठीक है सर, तो ये थे आपके आज के हिस्ट्री के स्पेशल टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों ही डिस्कस किया है, बिल्कुल अच्छे इक्वल से और अच्छे लेवल के प्रश्न से। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है आपको, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, इन 30 में से कितने राइट हुए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, हम इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो टंका है जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? बलबन, अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त मौर्य या इल्तुतमिश? इसका आंसर कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का सेशन, उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। रात को 9 बजे एसएससी जीडी की क्लास चलेगी, उसको भी जल्दी से अटेंड करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।